अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का ये जो मैं लफ्ज़ बोलता हूं लव यू सो मच, ये इसीलिए कि आप भी बोलें, मोहब्बतों के पैगाम को आगे फैलाएं। मरने से पहले कम से कम एक सेटिस्फेक्शन तो हमने नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों के पैगाम को फैलाया है। और इसी टॉपिक पर आज हमारी बात हो रही थी, नेमतों का भी जिक्र हो रहा था। तो बहुत सी नेमतें ऐसी होती हैं जो मिली होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो एक दोस्त ने मुझसे सवाल भी पूछा, ऐसी कौन सी नेमत है? तो मैंने बहुत सी जहाँ पे उनको नेमतें गिनवाई तो वहाँ कहा, तो उनमें से एक नेमत बताई। हज़रत अली से किसी ने पूछा, दुनिया का गरीब शख्स कौन है? फरमाया, जिसका कोई मुखलिस दोस्त ना हो। और दोबारा सवाल किया, दुनिया का अमीर शख्स कौन है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया, दुनिया का अमीर नहीं, अमीर तरीन है वो शख्स जिसके मुखलिस दोस्त हो, या एक भी मुखलिस दोस्त हो। तो ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है कि आपके कोई मुखलिस दोस्त हो। मेरे भी अल्लाह ताला ने गिनती के हैं जो मुझे मैं इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, मैं पहले भी कई दफ़ा अपनी इसी ऑफ कैमरा स्टोरी में 3-4 दफ़ा जिक्र कर चुका उस शख्स का, और आज ऐसा इत्तेफाक है उन्हीं की कॉल आ गई मुझे। नाम तो है उनका फैसल गुलियानी, लेकिन मैं उसको प्यार से मुर्शिद कहता हूँ। और वो भी मुझे कभी भी मज़हर मलिक नहीं कहता, मुर्शिद क्या हाल है, मुर्शिद के नाम से कहता है। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि दूर बैठे हैं वो, दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, मैं पाकिस्तान में इस वक्त बैठा हूँ। जब कभी भी बात होती है, जितना भी गैप है, लेकिन जब भी बात होती है तो कि इतनी मिठास, इतनी अपनायत, इसी फ़िक्रे से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम एक दूसरे को कहते हैं मुर्शिद क्या हाल है, तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं, वो सारा गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। वो आज भी मोहब्बत कम नहीं हुई, बढ़ गई है। और वो इतना प्यारा शख्स है, मैं उसकी जितना भी तारीफ़ करूँ कम है। यकीन मानिए, इतने खूबसूरत लम्हात उस शख्स के साथ मेरे गुजरे। आज उसने मुझे कॉल किया तो मेरा इतना खून बढ़ गया, मैं इतना खुश हो गया। लव यू मुर्शिद, यार तुझसे बहुत प्यार है, और अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उसके लिए ढेर सारी दुआएं दिल से, और हमारी भाभी जो उनके साथ है इस वक्त, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे, लंबी उम्र हो, कभी किसी की मोहताजी ना हो, बांटने वाले बने और हमेशा खुश रहें, हर दुश्मन से, बुरी नज़र से महफूज रहें। आमीन सुमा आमीन। सो आज मुझे उसकी कॉल आई तो यकीन मानिए मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मेरे पास ऐसा फैसल गुलियानी जैसा प्यार करने वाला दोस्त, भाई, कई रिश्ते हैं इसके साथ वो मौजूद है। तो बस दुआ है इस दोस्त के साथ जल्दी मेरी कंपनी हो। यार ये बड़ा चीता बंदा है, मेरा बहुत ही प्यारा जिगर है ये। लव यू फैसल, लव यू सो मच। आज की कहानी जो सच्ची कहानी है जी, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरी दिल की आज बात थी तो मैंने कहा, अभी अभी कॉल आई है, रिकॉर्डिंग करने लगा था तो रिकॉर्डिंग से पहले ही उसकी कॉल आ गई। मैं अभी बैठने ही लगा हूँ तो उसकी कॉल आ गई। तो मैं और कोई कॉल अटेंड ना करता, उसकी कैसे मैं मिस कर सकता था। तो उसकी कॉल की आई, तो इसलिए अभी तक उसको बहुत मिस कर रहा हूँ यार, काश हम इकट्ठे होते। चलें जी, कहानी की तरफ चलते हैं। कराची के लोकेशन मैं लिख लेता हूँ, मुझे भूल जाती हैं। तो ये है गुलशन इकबाल लीमू गोट कब्रिस्तान है उस जगह का नाम, और जिनके साथ ये कहानी बीती उनका नाम है अनवर इस्लाम। अनवर इस्लाम लीमू गोट कब्रिस्तान में, यूं समझिए, इनका इस तरह का सिलसिला, वालिद, और जब वालिद बुजुर्ग हो जाएं तो उनका बेटा वो सीट संभाल लेता है। और वो भी जब शादी करके बुढ़ापे की तरफ जाता है तो वो भी अपने बच्चे को वही पेशा जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा होता है। बहुत सारे बच्चे जहाँ पे होते हैं तो ख्वाहिश होती है ये बेटा ये बने, ये बेटा ये बने, तो वहाँ पे एक बेटे को ज़रूर कहा जाता है जो बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं उसी शोबे की तरफ जाता है। कब्रिस्तान का गोरकान होना भी कोई मजाक नहीं है, ये दिल गुर्दे का काम है। दिन की रोशनी में शाम अंधेरा फैलने से पहले पहले कई लोग कब्रिस्तान जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अगर रात के किसी पहर आपको कब्रिस्तान से गुजरना भी पड़ जाए तो लोग कांप जाते हैं। और इसी तरह अनवर इस्लाम से जब एक दफ़ा पूछा गया, आपको इस कब्रिस्तान में रहते हुए इतने साल बीत चुके, आपके वालिद के बाद आप इस कब्रिस्तान में आए,
अब आप भी इतनी उम्र गुजार चुके हैं इस शहर खामोशा में, क्या कभी ऐसा हुआ रात के किसी पहर आपको डर लगा हो, आप डरे हों? तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इनसे क्या डरना, जो बोलते ही नहीं है तो खामोश रहते हैं, ये तो सोए रहते हैं। जब इनके प्यारे इनको हमारे पास लेके आते हैं और हम इनको इस मट्टी के हवाले करके मट्टी की चादर उन पे डाल देते हैं, और ये जब मट्टी की चादर ओढ़ लेते हैं तो ऐसे खामोश होते हैं कि इसको हम फिर शहर खामोशा कहते हैं। रात को यहां पे जितना खामोशी और इस सन्नाटे में एक ऐसा एहसास सा होता है, शहर की सारी चहल पहल, रोशनियां, रौनकें, हारन, आवाजें, इस वाहिद जगह पे आप आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे लगेगा दुनिया से नाता तोड़ के आप कुछ देर के लिए यहां आके बैठे हैं और आप सुकून में आ गए हैं। उनसे सवाल पूछा गया, ये तो आपने ठीक कहा, कभी डरने से मुराद जिन, भूत, प्रीत, चुड़ैलें, इस तरह की मखलूक भी पाई जाती है, आप मानते हैं? कुछ देर वो नीचे बैठ के सोचते रहे और ऊपर देख के मुस्कुरा के कहा, मैं क्यों नहीं मानता, मैं मुसलमान हूं, मैं बिल्कुल ईमान रखता हूं इस पे, और इस तरह की मखलूक होती है, मैं इसको मानता हूं। क्या लोगों ने यहां पे इस मखलूक को इस कब्रिस्तान में देखा है? अनवर इस्लाम कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद उसने कहा, हां, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान में, यहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे लोग डरे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ यहां पे वाकयात भी हुए हैं। तो अगला सवाल पूछा गया, अनवर इस्लाम साहब, क्या कभी आपके साथ भी इस कब्रिस्तान में कोई वाकया हुआ? कुछ देर सोचते रहे और उसके बाद कहा, हां, ना सिर्फ हुआ बल्कि मरते दम तक वो वाकया मुझे याद रहेगा। पूछा, क्या आप वाकया सुनाएंगे? फिर एक गहरी खामोशी की तरफ चले गए, जैसे सर नीचे करके सोचते रहे हों और सोचने के बाद गर्दन ऊपर उठाई, लंबी गहरी सोच से जैसे वापस आए हों, और फिर बोलना शुरू किया। मेरी आदत थी, मैं सुबह सुबह उठ जाता, कुरान मजीद की तिलावत करता और उसके बाद अपने कामों में मसरूफ हो जाता। एक छोटा सा कुरान मजीद मेरी जेब में भी होता था। जब कभी मुझे दिन को या शाम को भी ऐसे टाइम मिल जाता और मेरा दिल अजीब सा होता या कुछ करने को ना होता, तो फौरी तौर पे मैं कुरान मजीद का एक जो मैंने टाइम टेबल, वो आगे पीछे हो सकता था, सुबह वाला तो फिक्स था, वो मैं निकालता और उसको पढ़ लेता था। मुझे इस कब्रिस्तान से कभी भी खौफ नहीं आया था। मेरे बाबा भी इसी कब्रिस्तान के गोरकन थे। जब मैं छोटा था उनके साथ इस कब्रिस्तान से आया था, इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था, तो इन शहर खामोशा में लेटे हुए जिन्होंने मट्टी की चादर ओढ़ी हुई है, इनके साथ मेरी दोस्ती सी हो गई थी। मैं इनके साथ मानूस सा हो गया था। किसी कब्र पे कतबा है, कोई मट्टी की बनी है, कोई कच्ची है, किसी पे पत्थर रखे हैं और कोई टूट फूट का शिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था ये मेरा घर है। जब बच्चे बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गलियों में फिरते हैं, तो मैं अपने बाप के साथ खेलने कूदने के लिए यहीं पे आ जाता, इस मट्टी पे बैठ जाता, कभी उस कब्र के साथ बैठ जाता, कभी वहां पे बैठ जाता। इस कब्रिस्तान में खेलते खेलते मैं जवान हुआ था। और जब बाबा बूढ़ा हुआ तो फिर मैंने बाबा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। जब भी किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता तो उसकी कब्र के लिए मुझे कहा जाता। मैं बाबा को मना कर देता, बाबा के पास ही आते थे, मैं कहता था आप बैठिए, उनकी निगरानी में मैं कब्र खोदता। यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाबा को घर बिठा दिया। अब अक्सर ऐसा होता, कोई मगरिब के बाद भी आ जाता मेरे पास कि कब्र खोदनी है, और मैं उनसे कहता जी ज़रूर। तो मैं अपना लालटेन लेके आता, लालटेन जला के रखता, और उस खूब अंधेरे में जहां पे आप तमाम लोग डरते हो जाने से, एक लालटेन की रोशनी में मैं अकेला कब्र को खोदना शुरू कर देता। जब एक
पूछ लेता था कि मरने वाला मर्द है या औरत, बच्चा है या बूढ़ा, ताकि उसकी हुजम का, उसकी बॉडी का, जिस्म का अंदाज़ा लगाना होता था कि जिसको सुपुर्दे खाक किया जाना है वो कितना लंबा है। उस हिसाब से मैं कब्र खोदता, कब्र कुशाई करता और दफना देते। जिस तरह मैंने अभी कुछ देर खामोशी की, इसी तरह की खामोशी के बाद वो फिर बोला, जैसे फिर कुछ लफ्ज़ अपनी मेमोरी में से तलाश कर रहा हो, जैसे फिर कुछ लफ्ज़ ढूंढ रहा हो बोलने के लिए। फिर उसने लफ्ज़ ढूंढे और कहा, वो एक सुबह थी कि मैं उठ गया, मैंने तिलावत तो की, लेकिन बाहर बादल आए हुए थे और साथ ही बादल जैसे गुस्से में होता है या बहुत तेज एक आवाज पैदा होती है, गड़गड़ाहट सी आती है बादलों की, गरजने की जो आवाज आती है। अभी बरसे तो नहीं थे लेकिन गरज रहे थे। मुझे लगा कि बारिश होगी और काफी तेज बारिश होगी। ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में ही था, जो कब्रिस्तान के साथ ही छोटा सा मेरा कच्चा कमरा बनाया गया था। मेरा घर भी कब्रिस्तान के साथ ही था, लेकिन अक्सर मैं इसी कमरे में भी सो जाता था। मैं इतना मानूस हो चुका था तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगता था। मेरे कमरे में कोई ऐसा सामान भी नहीं था जिसका मुझे चोरी होने का डर होता। यहाँ इसमें से इंसानों से तो डर लगता है, लेकिन जो सोए हैं यहाँ पे उनसे कभी मुझे डर नहीं लगा कि ये उठ के आएंगे या मेरा सामान लेके जाएंगे। मैं तिलावत ही कर रहा था कि बहुत जोर से बादल गरज रहा था। उसकी गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे बादल किसी गुस्से में हो। आज रोशनी नहीं फैली थी, बादलों ने हर तरफ अंधेरा किया हुआ था। इस कब्रिस्तान में भी जो सुबह में उजाला फैलता था, आज उस उजाले को फैलने से रोक दिया था। उस घटाटोप बादल ने ऐसे छतरी सी ओढ़ दी थी कि धूप, रोशनी कहीं नामो निशान भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सुबह होने की बजाय शाम हो गई है, शाम से रात होने वाली है। जिस वक्त वो बादलों के बीच में से बिजली चमकती थी और एकदम से धड़ास की आवाज आती थी तो पता लगता था बादल गरज रहा है और कहीं कहीं बिजली भी शायद चमक रही है, जिसकी रोशनी इस तरह फैलती कि पूरे कब्रिस्तान में लेटी एक एक कब्र मुझे नजर आ जाती। मैंने अपना कुरान बंद किया, नाश्ता किया और कभी मैंने खुदा से ये दुआ नहीं की कि मुझे रोज़ी मिले, क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि रब को जो रज़ा होगी तभी वो जो चाहेगा, जिस हिसाब से चाहेगा। हमारी रोज़ी ही इसी काम से है। तो लेकिन मैं लोगों की लंबी उम्र की हमेशा दुआ करता था। बारिश शुरू हो गई और ऐसी ज़ोरदार बारिश पड़ी, जिस तरह बादल गुस्से से गरज रहा था और बिजली जिस तरह चमक रही थी, जो आसार बता रहे थे कि आज बरसेगा और ऐसा बरसेगा, जो आवाज़ें निकाल के बता रहा था, गुस्सा बता रहा था कि बरसेगा भी वैसे गुस्से में, और ऐसा ही बरसा कि हर तरफ जल थल हो गई। परिंदे भी दबे हुए थे, दबके हुए थे, कहीं उड़ नहीं पा रहे थे। जब बादल होती है तो जो परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं, बच्चों के पास चले जाते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं, अक्सर आप शदीद तूफानी बारिश हो जाए तो उसमें देखें वो नीचे चिड़ियां जो होती हैं नीचे गिरी हुई होती हैं। कई दफ़ा हुआ है, उनको उठा उठा के उनका जो दरख्त था, उनके घोंसले थे, उनके अंदर जाके मैं रखता था। वो भी एक ऐसा दिन था। इंसान तो उठ गए थे। इंसान अपने टाइम को देखता है, बाहर रोशनी फैली हो, धूप निकली हो या ना निकली हो, इंसान अपने कामों पे निकल आता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें करनी शुरू कर देता है। सो मैं भी बाहर निकला। बहुत तेज़ बारिश थी, देख के कि किसी परिंदे को मेरी मदद की ज़रूरत ना हो, इसलिए निकला, एक चक्कर सा लगाया। अब तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। यही तो एक घर था जहाँ हर वक्त मैं घूमता था। और फिर आके अपने कमरे में बैठ गया। फारिग था, बाहर जा नहीं सकता था, तो मैंने अपनी जेब से कुरान मजीद निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर में तिलावत करता रहा, यहाँ तक कि मैं फिर वैसे फ्री बैठ गया और बारिश को देखता रहा। अपनी ज़िंदगी की जिस तरह सोचें इंसान के दिमाग में आ जाती हैं, बातें, गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। जैसे मैंने आज कहा, मेरे गुजरी हुई बातें, उस शख्स की कॉल करने से, फैसल के कॉल करने से मेरा सारा वक्त मेरे सामने आ गया। खुशी का एहसास हुआ।
अच्छी बातों को याद करना चाहिए, बुरी बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए। बुरा बुरा वक्त गुजर गया तो सो गया गया। तकरीबन ये असर का टाइम था। कुछ लोग बारिश में भीगते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। मैं बैठा इस अंदाज में बाहर नज़ारे देख रहा था कि बारिश को देख रहा था। जल तल हो चुकी थी, नीचे अच्छा खासा पानी था, बारिश मुसलसल हो रही थी। लेकिन उनको कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता हुआ देखकर इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनका भी कोई प्यारा आज ही के दिन इनसे बिछड़ के सफ़र आखरत की तरफ चला गया। वो मेरे पास पहुँचे, दुआ सलाम के पास कहा, हमारे एक फ़लाँ फ़लाँ फौत हो गए हैं, तो उनकी कब्र के लिए हम आपके पास आए थे। मैंने जो कुछ सवाल जवाब जो करने होते थे कि मर्द है तो उसकी कद कितना है, जिस तरह मैं पूछता था जिस्म का बारे में, मोटे हैं पतले हैं, जिस तरह होता है, वो सारी बातें करने के बाद मैंने कहा बस बारिश रुकने का ही इंतज़ार है। जितनी तेज़ जिस तरह बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश ज़रा थम सी जाए, क्योंकि अगर मैं कब्र खोदूँगा तो पानी उसके अंदर सारा जमा हो जाएगा। अल्लाह करेगा बारिश रुक जाएगी तो मैं जल्द ही कब्र शुरू करता हूँ खोदना। उन्होंने कहा हम भी मैयत को उस वक्त लेके आएंगे जिस वक्त बारिश कुछ थम जाएगी। उम्मीद यही है मगरिबी ईशा तक हम आएंगे। मैंने कहा बारिश रुके तो उसके बाद मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मैंने अपने औजार सामान उठाया जिसके साथ मैंने उसको कब्र को खोदना था, और बैठ गया। बारिश होती थी रुक जाती थी, होती थी रुक जाती थी। बारिश का इसी तरह इंतज़ार करते करते मगरिब हो गई, अंधेरा फैल गया। उस वक्त जाके मुझे लगा अब बारिश कुछ थम सी गई है, अब ऐसा टाइम है कि जो पानी इर्द गिर्द है उसको मैं थोड़ा सा हटाऊं और यहां पे कब्र खोदना शुरू करूं। एक जगह सेलेक्ट करने के बाद मैंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। जो सुबह अंधेरा था अब और ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। जहां सूरज ने अपनी रोशनी फैलानी थी वहां पे अंधेरे ने अपने पर फैला दिए थे और सूरज की रोशनी को रोक के अंधेरा सा कर दिया था। अब तो वैसे ही टाइम अंधेरे का हो गया था, तो अंधेरा अपने जोबन के साथ आया था, क्योंकि रही सही कसर उस बादलों ने अभी तक मुकम्मल की हुई थी। खूब अंधेरा किया हुआ था, और वैसे भी मगरिब के टाइम जो अंधेरा होता है आज उससे डबल ट्रिपल अंधेरा था बादलों की वजह से। मैं अपने काम को जारी रखे हुए था, यहां तक कि उस शख्स की कद के मुताबिक मैंने कब्र खोद ली। लेकिन आज कब्र खोदते हुए एक अजीब सा जो एक एहसास था वो बारिश का था। मैं ऊपर बारिश की तरफ देखता, मुझे परिंदों की चरिंद परिंद जो वहाँ पे मौजूद थे, मुझे उनको भी फिक्र थी कि आज तो वो दाना निकलने चुगने के लिए भी बाहर नहीं जा सके, अपने घरों को भी बैठे रहे हैं, निकल ही नहीं सके, आज वो क्या खाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। यहाँ तक कि उस खामोशी के अंदर मैं जैसे जैसे चोट मारता ज़मीन पे, ठक की जो एक आवाज़ आती कब्र खोदने की, तो एक शोर सा पैदा हो रहा था। आज उस बारिश, उस जलथल की वजह से, उन बादलों की वजह से आज एक अजीब सा ही समा था। और मैं बार बार ऊपर की तरफ देखता कि कहीं फिर तेज़ी से ना बरस पड़े, क्योंकि वो तेज़ी से बरस पड़ता तो जो मैंने मेहनत की हुई थी उसमें पानी जमा हो जाता। यहाँ तक कि मेरी दुआ जो मैं बार बार कर रहा था कि अभी बारिश ना हो, इतनी ना हुई कि पानी जमा होता, रिमझिम होती रही, बूंदाबांदी होती रही। जब मैंने कब्र सारी खोद ली तो मैं प्लास्टिक की एक शीट जो अपने साथ लेके आया था वो मैंने कब्र के ऊपर रखी और उसकी बाकी तरफ ईंटें रख दी, ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके, ये वाला हिस्सा खुश्क रहे। मैं वापस अपने कमरे में गया और बैठ गया और उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इशा के बाद अपने प्यारों के साथ जो सफ़र आखरत की तरफ रवाना था, जो खामोश हो चुका था, जो इस एक नए शहर इस खामोश शहर के अंदर दाखिल हो चुका था, वो अपने पाँव अपनी टांगों पे नहीं था, वो किसी के कंधों पे सवार था। उसका नाता, उसका बंधन, उसका रिश्ता इन सब से टूट चुका था। वो मुंह मोड़ चुका था, मुंह मोड़े अब वो किसी के कंधों पे सवार होके आ रहा था। और उनमें से बहुत से जो उसको लेके आ रहे थे, उन्होंने आते ही आज जो सलाम किया था वो इस शहर खामोशा को किया था, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। किसी के कानों ने इस सवाल का जवाब तो नहीं सुना था, लेकिन अल्लाह की जितनी भी नेक हस्तियां थी उन्होंने यकीनन इसका जवाब दिया होगा। उनको देखते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया
उन्होंने आते ही माजरत की कि हमने मगरिब का कहा था कि मगरिब या इशा हो जाएगी, तो हम लेट हो गए। मैंने कहा मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज मौसम लगता ऐसे है कि रात सारी बारिश रहेगी। इस वक्त बारिश थम चुकी है, बेहतर है जितनी जल्दी हो सके हम मट्टी की अमानत को मट्टी के हवाले कर दें और जितनी जल्दी हो सके ये अपने सफ़रे आखिरत पे रवाना हो जाए। मैंने भी उस कंधों पे जो सवार था, जो पालकी के अंदर था, जो इस रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ चुका था, उसको मैंने भी उस बशर को कंधा दिया कि मैं भी कंधा देता हुआ उसको उस कब्र तक लेके आया। पालकी को उठा के हमने साइड पे रखा, मैंने वहाँ से कपड़ा हटाया, लोगों ने मदद की, और फिर वो सफ़र जो उस मैयत का उस मट्टी के अंदर पहुँचाने तक का था, उसको उठाया गया और उठा के उसको उस कब्र के अंदर रख दिया गया। और फिर वो मरला शुरू हुआ जब उसने एक चादर ओढ़नी थी, और वो चादर थी मट्टी की चादर। और मट्टी जब इन ईंटों से उस कब्र को बंद कर दिया गया तो उसके ऊपर मट्टी डालनी शुरू हुई। उसके प्यारे मुट्ठियां भर भर के मट्टी डाल रहे थे और इंतज़ार में थे कि मट्टियां जितने भी हैं जब मट्टी डाल चुके तो उसके बाद मेरा काम शुरू हो। और मैं इसी इंतज़ार में था। जब सब ने थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल दी तो मैं आगे बढ़ा और मैंने बाकायदा उसको भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो जितना भी गैप मैंने डाला था, जितना भी गड़ा सा खोदा था, जब नीचे से बंद कर दिया गया, ऊपर मट्टी डाल दी गई, तो उसकी तह मैंने ज़मीन की तह के बराबर कर दी और उसके ऊपर ईंटें रख के बाकायदा एक कच्ची कब्र उसके ऊपर बना दी गई कि आज बारिश है, बाद में इसको पक्का बना दिया जाएगा। दुआ हुई और उसके बाद अब मैं इस इंतज़ार में था। मेरा काम मुकम्मल हो चुका था, मैं जा सकता था, लेकिन मेरी एक आदत थी जब सब चले जाते थे तो उसके बाद मैं वहाँ से रवाना होता था। ऐसा ही हुआ, सब एक एक करके वहाँ से रवाना हो गए। मैंने भी अपना सामान उठाया। बादल अभी भी ऊपर थे, अभी भी कभी कभी बादल के गरजने की हल्की सी आवाज़ आती थी, बिजली कभी कभी चमक जाती थी, बूंदाबांदी अभी भी मुसलसल हो रही थी। मुझ समेत तमाम लोगों ने रब का शुक्र अदा ये किया था कि एक जो फ़र्ज़ था मट्टी के हवाले करना, अमानत को, जो मट्टी की अमानत है, वो हमने खैर व आफियत से मुकम्मल कर लिया था। वरना डर ये था कि कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए और ऐसा ना हो कि पानी भर जाए। जब सारे चले गए मैंने भी अपने सामान उठाया, बैग उसमें सामान डाला और मैं चल पड़ा। काफ़ी दूर जाके इस कब्र को मैंने बनाया था और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना सामान उठाए जा रहा था कि अपने कमरे के अंदर इस सामान को रखूं और आज घर चला जाऊं। मौसम कुछ इस तरह का था। मैं गया, मैंने अपने कमरे में सामान को रखा और अब मैंने गेट से बाहर निकलना था। आहिस्ता आहिस्ता पाँव इस तरह मैं ज़मीन पर रख रहा था कि मैं कहीं कीचड़ में स्लिप ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं। अपने आप को बचाते हुए कीचड़ से मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, यहाँ तक कि आधा कब्रिस्तान मैंने तय कर लिया। अभी भी हर तरफ खामोशी थी, अभी भी हर तरफ अंधेरा था, घुप अंधेरा था। रात को भी बारिश हो रही हो, बूंदाबांदी हो, ऊपर बादल हो, तो कतरे जब ज़मीन पे गिरते हैं, दरख्त के पत्तों पे गिरते हैं, झाड़ियों पे गिरते हैं, तो उनका एक अजीब सा भयानक सा शोर होता है। गर्मियों में वो रोमांटिक सा लगता है, लेकिन किसी किसी को वो खौफनाक सा भी लगता है। तकरीबन मैं आधा कब्रिस्तान अबूर कर चुका था कि मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे ऐसे मुड़ के देखा तो मुझे ऐसे लगा कि एक जगह से रोशनी नजर आ रही है। मैं हैरान सा हुआ, या खुदाया ये किस चीज़ की रोशनी है? और ये उस जगह से नज़र आ रही थी जो बिल्कुल कब्रिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो फिर ये कितनी वाज़े, इतनी बिल्कुल क्लियर रोशनी है, किस चीज़ की है? मैंने सोचा शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उस रोशनी की तरफ जाना शुरू हो गया और जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा 4 लड़कियां जिन्होंने आग जलाई हुई थी, वो बिल्कुल आग के करीब बैठी बातें कर रही थी। उन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी मुख्तलिफ रंग की और सबके मुंह नीचे झुके हुए थे, लेकिन उनमें से बारिश से जिस तरह सर्दी में मौसम में इंसान इस तरह बैठ के हाथ सेकता है, कोई हाथ नहीं सेक रही थी। बस आग दरमियान में जल रही थी, लकड़ियाँ जल रही थीं और वो चारों उस आग के इर्द गिर्द बैठी थीं। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गया था,
कमाल बात यह थी, जब मैं उनके करीब पहुंच गया तो मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी, जिस ज़बान में वो बोल रही थी, वो एक ऐसी अजीबो गरीब ज़बान थी जो उससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। इंग्लिश, अरबी, पश्तो, बलोची, जितनी भी ज़बानें हैं जो मैंने ज़िंदगी में सुन रखी थी, उनमें से कोई अजीब सी ऐसी ज़बान थी जैसे कोई इस दुनिया की नहीं, कहीं और सी, जो मैंने आज तक मैंने नहीं सुनी थी। अजीबो गरीब सी ज़बान थी। अब मैं उनके करीब जाके रुक चुका था। मुझे लगा शायद उनको मेरे आने का, यहाँ पहुँचने का एहसास नहीं हो सका, तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने जान के ऊंची आवाज़ में उनको सलाम किया तो किसी ने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि वो जो बोलना था, एक लड़की उनमें से बोल रही थी, वो भी उसी तरह बोलती रही। किसी ने भी कोई मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मुझे हैरत हुई कि इन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्या इन्होंने मेरे सलाम को नहीं सुना, कि इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो फिर मैंने दोबारा से कहा, कौन हो तुम, यहां पे क्या कर रही हो, रात के इस पैर तुम्हारे वालिदैन को पता है कि तुम यहां पे बैठी हुई हो और ये टाइम है कब्रिस्तान में इस वक्त बैठने का। अब वो जो बोल रही थी, आपस में बातें कर रही थी, एकदम से मेरे इन जुमलों के बाद खामोशी सी हो गई। अब उनमें से एक बोली, लेकिन बोलने का अंदाज इस तरह था जैसे नाक से अजीब सी, जैसे नाक से कोई बोलता है अजीब से अंदाज में, मन मनाता है अजीब सी, जैसे नाक से भी नहीं, एक अजीब सी अंदाज में कोई बोलता है। तो वो बोली, और अब वो उर्दू में बोल रही थी, देखा तुम्हें कहा था ना ये इस तरफ आ जाएगा। ये जुमला क्लियर मेरे कानों ने सुना, देखा तुम्हें कहा था ना ये इस तरफ आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा और गुस्सा आया कि क्या मतलब है, ये चाह रहे थे मैं चला जाऊं और मैं अगर आ गया हूं तो इनको गुस्सा आ रहा मेरे आने पे यहां पे। लेकिन मैं आगे से बोला नहीं, वहीं पे खड़ा रहा। तो उनमें से एक लड़की ने बोली, जाओ तुम अपने घर जाओ। सबने अपने अपने मुंह उसी तरफ, आग की तरफ ही किए हुए थे। दो ऐसी थी जिनकी कमर मेरी तरफ थी, दो परली साइड पे बैठी थी, लेकिन वो भी इस तरह झुकी हुई थी कि उनके चेहरे में नहीं देख पा रहा था। उन चारों में से किसी एक ने कहा, जाओ अपने घर को जाओ। मुझे और हैरत हुई कि बजाय इन चारों लड़कियों को अपने घर जाना चाहिए, रात के इस पहर यहां पे बैठी हैं, बारिश का मौसम है, कोई आ जाए, इनको नुकसान हो जाए, कोई इनकी लड़कियों के साथ मसला हो जाए, मुझे कह दी अपने घर को जाओ। मैं चुप करके खड़ा रहा और सोचता रहा, इनको क्या कहूं, इनको कैसे डांटूं, इनको कैसे समझाऊं। कि मैंने देखा वो जो लड़की पहले बोल रही थी, तो मैं कहा था ना ये हमारी तरफ आ जाएगा, वो अपनी जगह से खड़ी हुई। जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ी हुई तो उसने दूसरों को मुखातिब करके, आओ इसको ज़रा सबक सिखाते हैं। मुझे और झटका सा लगा कि ये तो मुझे धमकी दी जा रही थी क्लियर कि इसको सबक सिखाते हैं। लेकिन जो ही वो खड़ी हुई और उसके बाद उन चारों ने मेरी तरफ टर्न लिया, तो ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन हट गई है और मैं ज़मीन के अंदर चला जाऊंगा। मैं उस जगह पे खड़ा ऐसा थर थर कांपना शुरू हो गया कि मैं ज़िंदगी में इस तरह कांपा नहीं था। उस बारिश में, उस सर्दी कैसे मौसम में मुझे ऐसा लगा, मुझे पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया है, मुझे पसीने आने शुरू हो गए। फ़ौरन से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, मैं गिर पड़ूंगा, क्योंकि उन चारों के कदों कामत तो इंसान की तरह थे, लेकिन उनके चारों की जो गर्दनें थी, उनके ऊपर जितना भी चेहरा था, उनके चेहरे में नाक भी नहीं था, होंठ भी नहीं थे, और एक एक आंख थी। मुंह जहां पे नाक होता है, इसी जगह में सेंटर में सिर्फ एक आंख थी, और लेफ्ट और राइट इन जगहों पे जहां पे आंखें होती हैं, इन जगहों पे इंसान के जो कान होते हैं, वो इन जगहों पे कान लगे हुए थे। एक बड़ी सी आंख जो बिल्कुल सुर्ख थी, लाल सुर्ख, जैसे आग होती है, आग का जलता हुआ चौबन पे कोयला जल रहा होता है, सुर्ख हुआ होता है आग से, उसी तरह वो सुर्ख एक बड़ी सी आंख थी, और मुंह पे ही उनके दो बड़े बड़े कान लगे हुए थे। मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। चारों का ही हुलिया ऐसे था कि उनके मुंह तो थे, लेकिन मुंह में नाक भी नहीं था, होंठ भी नहीं थे, मुंह के ऊपर ही, साइडों पे नहीं थे, मुंह के ऊपर ही कान थे, और बाकी सब बालों से भरा हुआ था, और एक ही आंख थी वो जो झपक रही थी, लाल सुर्ख थी। मैं समझ गया ये इंसान नहीं है। मैंने उसी वक्त भागने की कोशिश की और मुड़ने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पत्थर का सा बन चुका हूं। ऐसा लगा जैसे मेरे पांव किसने जमीन में जकड़ लिए हैं, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका।
और मुझे इतना अंदाज़ा हो गया जैसे किसी सहर की वजह से, जादू की वजह से मैं जकड़ा गया हूँ। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सका, सिवाय इसके कि मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी और मैं कांपे जा रहा था। वो लड़की गुस्से से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे उसने हाथ ऐसे मेरी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ जैसे ही मुझे टच हुआ तो ऐसे लगा जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार को हाथ लगा लिया हो और उसको बहुत बड़ा बिजली का करंट सा लगा हो। उसको एक झटका सा लगा, जैसे उसने मुझे हाथ लगाया उसको झटका सा लगा और वो चीख मार के पीछे चली गई। और ये इतना अचानक हुआ कि जितनी मैं डर रहा था कि मुझे मारने के लिए आगे आ रही है, उतनी तेजी से आगे आई। आते ही उसका हाथ जैसे ही मुझे टच हुआ उसी वक्त उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, उसकी चीख निकली मुंह से और पीछे की तरफ चली गई। तो बाकी तीनों ने उसको कवर किया जैसे वो कहीं जमीन पे नीचे गिर ना जाए, उसको कंधों से पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ? उसने कहा, इसकी जेब में कुरान मजीद है, हम तुम्हारा खून पी जाती, तुम इस कुरान मजीद से बच गए हो। वही लड़की जिसको झटका लगा था, वही लड़की जिसको करंट की तरह लगा था, वो बोली, तुम्हारी जेब में अगर आज कुरान मजीद ना होता तो हम तुम्हारा खून पी जाती। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा चारों ने, और मेरी आंखों के सामने ही वो उड़ी हैं जिस तरह उड़ती हैं। थोड़ा सा ऊपर उठी हैं हवा से, तकरीबन 3-4 फुट ऊपर हवा से उठी हैं और उसके बाद दरख्त के तने के अंदर इस तरह अंदर चली गई हैं जैसे वो हवा की बनी हो, जैसे उनका जिस्म ना हो, ह्योले से हो, और वो ऐसे आर पार चली गई हैं उस दरख्त के। उसके बाद मैंने यहाँ से दाखिल होते देखा है दरख्त के अंदर, उसके बाद वो गायब हो गई हैं। कोई बशर इस तरह गायब नहीं हो सकता सिवाय उस तरह जो एक ह्योला सा हो। वो पहले उड़ी हैं और दरख्त के अंदर बारी बारी दाखिल होते हुए सारी गायब हो गई हैं। जैसे ही वो गायब हुई हैं उसके मेरे पांव जमीन से आजाद हो गए हैं। जल्दी से मैं भागा हूं और अपने घर पहुंचा हूं। सारे सो रहे थे, मैं भी सो गया। सुबह उठते ही जो मस्जिद के इमाम साहब थे, मैं उनके पास पहुंचा और उनको जाके सारी मैंने ये कहानी सुनाई कि मेरे साथ ये हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो चारों चुड़ैलें थीं और सच है वो तुम्हारा खून पी जाती। वो आगे बढ़ी भी इसलिए थी, वो तुम्हारा खून पीना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास जो कुरान मजीद था उसकी बरकत की वजह से तुम बच गए। वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकी, इसकी वजह से उसको करंट लगा और उसके बाद वो दरख्त में गायब हो गई। अनवर इस्लाम कहता है, मुझे उस वक्त उस मौलवी साहब ने कहा, ज़िंदगी में कभी डरना मत, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है, तुम्हें अब डरना नहीं चाहिए, अभी भी वहीं पे काम करो, हिम्मत मत हारना, ये चीज़ तुम्हारे ऊपर और हावी हो जाएगी, अपनी हिम्मत बहाल रखो और अपने काम को जारी रखो। मैंने अपने काम को जारी रखा, उसके बाद फिर मैं डरा नहीं। मुझे ये पता था मेरी जेब में हर वक्त कुरान मजीद है और मैंने अपने काम को जारी रखा। उसके बाद भी कितना साल हो गया मुझे, डर तो कभी नहीं लगा, लेकिन वो जो जगह है जहाँ पे मैंने उनको बैठे हुए देखा था, वहाँ पता नहीं क्यों अब भी जाते हुए मेरा दिल थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है कलाम पाक मेरी जेब में है, लेकिन फिर भी दिन की रोशनी में तो मैं उस जगह पे मैं फिरता रहता हूँ, लेकिन जब रात होती है तो उस सिमत में मैं कोशिश करता हूँ ना जाऊँ। उसके बाद फिर मेरे साथ इस कब्रिस्तान में दोबारा कोई वाक़या नहीं हुआ, सिवाय उन 4 चुड़ैलों को जिनको मैंने देखा था, जो बहुत ही अजीब व गरीब थी। इसी तरह एक दूसरा वाक़या जो इंसान के साथ, बहुत सारे लोग मुझे जो कहानियाँ भेज रहे हैं, लोगों ने भेजी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में 1 by 1 जारी करता रहूँगा। एक बात जो मैं अक्सर कहता होता हूँ, हर इंसान के साथ ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी कहानी हो, कोई ना कोई एक वाक़या, हादसा गुजरा होता है। आप उतना भी लिख के भेजें, मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगा, लेकिन स्टोरी सुनाने का मतलब ये होता है एक ऐसा सीक्वेंस, इस अंदाज में कि आपको लगे कि आप उस जगह पे मौजूद हैं। सो अभी भी जो मैंने कहानी सुनाई, इस तरह कोशिश की। दूसरी कहानी जो मैं कोशिश करता हूँ ये भी आपको अच्छी लगे, ये भी एक रियल नाम है। अनवर इस्लाम भी जो मैंने पिछला बताया वो भी रियल नाम था। यह है अली अकबर साहब, जिनका ओरिजिनल नाम है, और एक कराची के मारूफ अखबार वहाँ पे ये जॉब करते थे। अब तो वो रिटायर्ड हो चुके। और ये कहानी जो उनके साथ हुई, ये 1990 का वाक़या है, जो सच्चा वाक़या है। उस दौर में जो अखबार में लोग काम करते थे, मॉर्निंग और इवनिंग की एक शिफ्ट होती थी। मैंने भी जब 99 में, अपनी 6 दिसंबर 99 में जॉब शुरू की थी, वो मेरे बर्थडे का दिन था, 6 दिसंबर को सालगिरह होती है, लेकिन आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में उस दिन को नहीं भूला। मेरी पहली जॉब थी जो मैंने मीडिया में, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने जो जॉब की थी वो टीवी में की थी, पीटीवी प्राइम के नाम से। यूके यूएसए के में जो चैनल चलता था नॉर्वे में, वहाँ पे मैंने जॉब शुरू की थी।
तो कहते हैं 1990 का ये वाकया है। टीवी की, ये मैंने इसलिए कहा कि जो हम टीवी के लोग होते हैं, हमारी 2 शिफ्टें होती थी, मेरी भी नाइट शिफ्ट होती थी, इवनिंग की। मॉर्निंग में लड़के आते हैं 4-5 बजे दूसरी शिफ्ट खत्म होती, पहली शिफ्ट खत्म होती है, और 4-5 बजे या 6 बजे दूसरी शिफ्ट, हमारी इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट होती। तो ये साहब भी, एक नाम नहीं उन्होंने कहा, अखबार का नहीं दिया, अली अकबर साहब 6 बजे ड्यूटी पर आ जाते और सारे दिन का जो होता अखबार के हवाले से उसके ऊपर काम करते। और अखबार का एक ऐसी ड्यूटी होती थी, बहुत सारे लोग जो इवनिंग में आते थे वो तब तक रुके रहते जब तक अखबार प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए नहीं चला जाता था। जब सारी कॉपी उसकी फाइनल हो जाती, सब खबरें उसके अंदर लग जाती, सब मटेरियल इकट्ठा हो जाता, देन सबको छुट्टी होती और फिर प्रिंटिंग प्रेस वालों का काम शुरू होता। वो कहता उस दिन भी ऐसा हुआ, अखबार का जब सारा मुकम्मल हुआ, कॉपी उनके हवाले कर दी गई, जी इसको छाप दें सुबह के लिए, अखबार छप जाए। तो मैं वहाँ से दफ्तर से रवाना हो गया। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी में मैं घर की तरफ रवाना हो गया। एक सर्दियों की रात थी, 90 की दिहाई में कराची में रात के तकरीबन ये 3 बजे का जो टाइम था, उस वक्त सड़कों पे हलचल बहुत कम थी। जिसको रोशनियों का शहर उस वक्त कहा जाता था, आज भी है लेकिन उस वक्त ज़्यादा कहा जाता था कराची रोशनियों का शहर। कराची एक बहुत, मैं अभी तक देखा नहीं, मेरी ख्वाहिश है मैं कराची देखूं। बहुत कमाल शहर है, सुना है कराची के लोग बहुत कमाल हैं। तो कहते हैं जब मैं अपनी गाड़ी पे सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तो इर्द गिर्द भी निगाह थी क्योंकि रोड बिल्कुल वीरान थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं गाड़ी चलाते हुए जब जा रहा था, जब मैं इस जगह पे पहुंचा, बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर, शारा फैसल पे कोई है, वो कह रहे हैं शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर से उतरकर नर्सरी की तरफ बढ़ रहा था। ये लोकेशन उनकी जो जेन्युइन लोकेशन है, वो जो कह रहे हैं, मैं इस तरफ गाड़ी की तरफ जा रहा था। जब मैं इस तरफ जा रहा था, जब मैं इस पर पहुंचा पुल पे, तो मेरी निगाह अपनी लेफ्ट साइड पे पहुंची। तो मैंने एकदम से गाड़ी की स्पीड जो तेज थी उसको स्लो कर लिया देखने के लिए। बिल्कुल मुझे सामने ही नजर आ गया था, वो मेरी लेफ्ट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे सॉरी निगाह नहीं पड़ी, निगाह तो सामने ही पड़ी। सामने लेफ्ट साइड के फुटपाथ पे एक बूढ़ी अम्मा रात के इस पैर पैदल चलती हुई जा रही थी। मुझे जब जैसे ही अम्मा के ऊपर निगाह पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे गाड़ी रोक लेनी चाहिए। और बेचारी अम्मा रात के इस पैर 3 बजे कहां जा रही है, इसको मदद की जरूरत है, मुझे इसके पास जाना चाहिए और अम्मा की हेल्प करनी चाहिए। पां शां शां करके गुजरती हुई कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जो मेरे करीब से गुजर रही हो। मैं अकेला ही था रोड पे। मैंने गाड़ी को और आहिस्ता किया और आहिस्ता आहिस्ता उस अम्मा के करीब लेके गया। मैंने गौर से देखा तो अम्मा ने पुराने से बोसीदा से, जिस तरह आम गरीब घरों में औरतें कपड़े पहनती हैं, उस तरह के कपड़े पहन रखे थे और एक गठड़ी सी बनी हुई थी, जिस तरह कपड़े होते हैं किसी चादर में लपेट के और उसके ऊपर बांध दिया जाता है उसको, तो एक गठड़ी सी बनाई हुई थी और अम्मा ने अपनी गठड़ी भी ऐसे साइड पे उठाई हुई थी। तो मैंने अम्मा को जोर से कहा, अम्मा कहां जाना है, रात के इस पैर आप अकेली कहां जा रही हैं, मुझे बताइए आपने कहां जाना है, मैं आपको अम्मा छोड़ देता हूं। मुझे एक तरस आ रहा था, माएँ साझी होती हैं, वो एक बूढ़ी औरत थी, मुझे भी वो माँ की तरह नजर आ रही थी, ये भी किसी की माँ होगी। रात के इस पहर पता नहीं कौन सी परेशानी, कौन सा मसला है कि वो अकेली बेचारी अपनी गठड़ी लेके इस तरफ जा रही है। जब मैंने माँ जी से पूछा, अम्मा कहाँ जाना है मुझे बताएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो नहीं बोली। तो मैं समझ गया शर्मा रही है, नहीं बैठना चाह रही, ये क्या बात है, मुझे और थोड़ा सा इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो कहता है गाड़ी में बिल्कुल उनके करीब ले गया और बिल्कुल जब उनके करीब ले गया और बिल्कुल उसी स्पीड से चलानी शुरू कर दी, बिल्कुल जिस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता वो चल रही थी, उसी तरह मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ गाड़ी चलानी शुरू कर दी और कहा, अम्मा आप आ जाइए, मेरी भी आप माँ की तरह हैं, जैसे आप कहती हैं मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं खुद एक एजेड बंदा था, उसको मुझसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था, लेकिन एक रेस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरी भी माँ हैं, आइए आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने देखा कि उस खातून ने मुड़ के मेरी तरफ देखा, जैसे इकरार में उन्होंने सर गर्दन घुमाई हो के, ले जाओगे, बाकी सही कह रहे हो। तो जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा इस अंदाज में जैसे सवाल किया जाता है कि बैठ जाऊं, ले जाओगे, तो मैंने फौरी तौर पे हाथ आगे करके
दरवाज़ा खोल दिया कि आ जाइए। अम्मा ने ना सिर्फ मेरी तरफ देखा था बल्कि वो अपनी जगह पे रुक गई थी। जब इंसान कोई रुक जाए और मुड़ के देखे तब यही सवाल होता है, मैं बैठूं, पक्की बात है ना, तो मेरी मदद करोगे ना, मुझे बिठाओगे। तो मैंने भी गाड़ी रोक दी और ना सिर्फ गाड़ी रोकी बल्कि गेट खोल दिया इस हाथ से, आइए बैठिए। मैंने उनसे पूछा आपने कहाँ जाना है, तो उनकी आवाज़ आई महमूद नहीं, आगे पूछा, सॉरी। तो मैंने गेट खोल दिया और उनको कहा बैठ जाइए। दरवाज़ा जैसे खुला था अम्मा सीधी अंदर दाखिल हुई और आके गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो जो उसने गठड़ी साइड पे पकड़ी हुई थी उसने अपनी गोद में रख ली। वो एक सफ़ेद कलर की, जिस तरह दुपट्टा टाइप्स होता है, ऐसे मोटा सा एक कपड़ा सा था और उसके अंदर कुछ बंधा हुआ था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा के हाथ देख के लगता था काफ़ी एजेड खातून है, जैसे कि कोई तकरीबन 80 के लगभग कोई औरत की उम्र होती है। चेहरे की झुर्रियाँ भी बताती थी काफ़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन थोड़ी सी हेल्दी सी थी वो अम्मा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठी और गेट बंद हुआ तो मुझे एक ऐसा अजीब सा एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर कोई बू सी आ रही है। एक होता है इंसान जब ना नहाया हो, पुराने कपड़े पहले हो, मैला कुचेला हो, बदबूदार हुआ हो, तो उस तरह की बू होती है। ये वैसी बू नहीं थी, ये अजीब व गरीब सी बू थी जो मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं इस तरह की बू सूंघी थी। अच्छी नहीं थी, वो थी बुरी। लेकिन उस बू को सूंघने के बाद वो जो अम्मा बैठी, उस गाड़ी में शीशे बंद थे और सर्दियों की एक रात थी और अम्मा मेरे साथ बैठ चुकी थी। गाड़ी के जैसे ही दरवाजे बंद हुए, शीशे बंद ऑलरेडी थे, तो एक अजीब सी महक का जो एहसास हुआ, तो बजाय उससे कि मुझे खार सी आती कि ये गंदी बू है, स्मेल है बुरी सी, मुझे उस बू से खौफ का सा एहसास हुआ कि ये कैसी बू है। ये एक ऐसी थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने, सिक्स सेंस ने, मेरे दिल की धड़कन ने तेज होकर मुझे बता दिया ये कोई अच्छी बू नहीं है, ये कोई खौफनाक बू है, ये कुछ अजीब सी बू है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी क्योंकि मैं अम्मा को बिठा चुका था और उस बू की वजह से मैं खौफजदा भी हो गया था। मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। अब मैं ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग पे हाथ रखे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। वो अम्मा गठड़ी गोद में लिए मेरे साथ बैठी है, लेकिन एक अजीब सी महक, एक अजीब सी स्मेल सी गाड़ी के अंदर से आ रही है जो मेरे खौफ को लम्हा ब लम्हा बढ़ाती जा रही है। मैंने बगैर अम्मा की तरफ देखे हुए अब दिल में फ़ैसला किया, मैंने अम्मा को बिठा तो लिया है एक हमदर्दी के तौर पे कि एक बूढ़ी माँ रात के 3 बजे अकेली जा रही है, मैं उसकी हेल्प करके इस तरफ जा रहा हूँ, वो भी उसी तरफ जा रही है। अगर वो अपोजिट साइड पे जा रही होती, उसका रुख दूसरी तरफ पे होता, तो मैं उसको ऑफ़र ना देता, क्योंकि वो इसी रास्ते की तरफ जा रही थी, तो मैंने इसलिए उसको ऑफ़र दे दी। अब मैं उसको उतार भी नहीं सकता था, तो मैंने उससे फिर पूछा, अम्मा, आगे की तरफ देखते हुए, अम्मा की तरफ नहीं देखा, आगे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, अम्मा कहाँ जाना है आपको? तो अम्मा की आवाज़ आई, महमूदाबाद जाना है मुझे। अब गाड़ी की स्पीड मैं तेज़ कर चुका था। अम्मा को बिठाते ही जो मेरे दिल में पहली बात आई थी वो एक खौफ सा जो बढ़ रहा था। मेरा दिल मुझे कह रहा था शायद मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया, रात के 3 बजे इस पहर मुझे किसी को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। और एक गाड़ी में बैठती एक अजीब सी जो स्मेल भी आ रही है कि कुछ मामला अजीब सा तो नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, इनको उतार देना चाहिए। लेकिन साथ ही जब उन्होंने कहा महमूदाबाद जाना है, तो मैं एकदम से अजीब सा हो गया। महमूदाबाद जाना है? क्योंकि अम्मा जिस तरफ जा रही थी इस तरफ तो महमूदाबाद आता ही नहीं था, महमूदाबाद तो दूसरी तरफ आता था, तो ये इस तरफ क्यों जा रही थी? तो मैंने गाड़ी ड्राइव करते ही कहा, फिर माँ ऐसे करें, आप गलत ट्रैक की तरफ जा रही हैं, अभी रास्ते में मैं आपको नहीं उतारता, वो जो अगला फलां स्टॉप आ रहा है वहाँ पे मैं आपको उतार देता हूँ, आप उधर से कोई गाड़ी या कोई पकड़ के इस तरह आपको कोई हो जाएगा, अब वहाँ से फाटक क्रॉस करके जाइए, आप इधर से नहीं जाएंगे, आप गलत तरफ जा रही हैं। और मैंने गाड़ी तेज़ कर दी कि जल्दी से अगले उस स्टॉप पे पहुंचूं और अम्मा को उतार दूं। पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी, मुझे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मेरे अंदर घबराहट सी थी, मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। गाड़ी में चलाता रहा। उस स्टॉप से तकरीबन कोई मैं 2 मिनट के फासले पे था कि मुझे ऐसे लगा मेरे गूज बम यानी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं, और मैं खुद अपने आप पे ऐसे परेशान सा हुआ। मैंने यूं बाजुओं की तरफ देखा, ऐसे लगा जैसे अंदर से कोई, क्योंकि सर्दियाँ थी, पूरी फुल बाजू पहनी हुई थी, लेकिन अंदर महसूस हो रहा था जैसे खौफ के आलम में जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे।
या खुदाया ये क्या हुआ है, मुझे क्यों इतना खौफ आ रहा है, क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसी लम्हे कि मैंने गाड़ी ड्राइव करते हुए यूं अम्मा की तरफ देखा तो उस वक्त मेरी जान निकल गई। असूलन मेरे जैसे कमज़ोर और बुज़दिल बंदे को वहीं पे बेहोश हो जाना चाहिए था, गाड़ी को कहीं टकरा देना चाहिए था, क्योंकि अम्मा तो अपनी जगह पे मौजूद थी। वो गठड़ी भी उसकी गोद में रखी हुई थी और रात के उस 3 बजे जिस माँ को मैंने लिफ्ट दी थी वो मेरे साथ सीट पे बैठी थी, लेकिन वो जो उसकी गर्दन थी वो इस तरह 360 के एंगल में पूरी गोल गोल तेज़ी के साथ इस तरह घूम रही थी कि वो साकित बैठी हुई जो खातून थी वो अपनी जगह पे गठड़ी में इस तरह गोद में गठड़ी रख के बैठी है, लेकिन उसकी गर्दन तेज़ी के साथ घूम रही थी कि उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा था और उसकी गर्दन पूरी घूमने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये तक नहीं समझ आ रही थी कि बाल किस तरफ हैं और मुंह किस तरफ है। इतनी तेज तेज उसकी गर्दन घूम रही थी। अब किसी भी इंसान के लिए एक रात के इस पहर गाड़ी चलाते हुए वो बिठाते ही उसके दिल में खौफ आ जाए कि अजीब सी महक, अजीब सी स्मेल है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद इसको पता लगे कि उसकी गर्दन तेज तेज इस तरह घूम रही है, तो वो कोई इंसान तो नहीं थी, इतना तो मैं फौरन समझ गया था ये कोई और मखलूक है। मैंने सुन रखा था कि रात के पहर इस रोड पे अक्सर लोगों ने जिन, भूत, चुड़ैलें इस तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन मेरा कभी इन चीज़ों से पाला नहीं पड़ा था और मुझे इतना डर भी नहीं लगता था। मैं वहमी किस्म का बंदा भी नहीं था, मैं इन चीज़ों को मानता तो था लेकिन बहुत ज़्यादा डरता भी नहीं था। लेकिन उसकी गर्दन को इस तरह घूमते हुए देख के मेरी जान निकल गई। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी मेरे अंदर हिम्मत रखी कि मैं गाड़ी को कंट्रोल में रखा, गड़बड़ाया नहीं, टकराया नहीं किसी जगह से। हाँ, इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत यह हुई कि मेरे मुंह से इतना आवाज़ निकले। उसी तरफ जब मैंने देखा और वापस गाड़ी की तरफ देखा तो इतनी हिम्मत जमा करके मेरे मुंह से अल्फाज निकल गए, मैंने तो आपके साथ मदद की है, मैंने तो आपके साथ भलाई करने की कोशिश की है, आप मेरे साथ यूँ क्यों कर रही हैं, मुझे क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे कुछ ना कहें, मैंने आपका भला किया है, मैंने आपका बुरा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें। और ये लफ्ज़ खुद ब खुद मेरे मुंह से इस अंदाज में निकल रहे थे जैसे मैं हिस्ट्रियाई कैफियत में हूँ, अजीब सी कैफियत में हूँ, जैसे मुझे समझ नहीं आ रही और मैं बोले जा रहा हूँ कि मैं तो आपके साथ अच्छा किया है, भला किया है, मेरे साथ क्यों करें आप इस तरह, मेरे साथ इस तरह ना करें, मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि मैं समझ चुका था ये कोई और मखलूक है, ये कोई चुड़ैल है, भूतनी है जो मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। और मैं उसको यही वास्ता दे रहा था, उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, भलाई का ऐसा अंजाम ना करो, मैंने भलाई की और तुम बुराई करने जा रही हो। यहाँ तक कि वो स्टॉप आ गया, लेकिन वो स्टॉप भी बिल्कुल वीरान सा पड़ा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मैंने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते ही मैंने उसको दोबारा कहा, प्लीज़ मेरे छोटे छोटे बच्चे आप उतर जाइए गाड़ी से। शायद जो मैंने उसको 2-3 दफ़ा जुमला बोला था कि मैंने आपके साथ भलाई किया, मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरे साथ ऐसा मत करें, मैंने तो आपको नेक नियति से लिफ्ट दी थी, शायद उसको मेरी इन बातों का एहसास हो गया, या अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमत की कि उसी वक्त खामोशी से उस औरत ने, अब उसकी गर्दन रुक चुकी थी। जैसे ही मैं स्टॉप के करीब पहुंचा तो मैंने देखा उसकी तरफ, जो मैं उसको मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे साथ इस तरह ना कीजिए, अब वो अपनी जगह पे बैठी थी, उसकी गर्दन बिल्कुल फ्लैट, कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो बैठी सामने की तरफ देख रही थी। और मैंने उसकी तरफ रिक्वेस्ट किया गाड़ी रोक के कि आप उतर जाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसी वक्त उसने गेट खोला, गठड़ी अपनी उठाई, फुटपाथ पे उतरी। मेरी गाड़ी अभी रुकी हुई थी, कोई तकरीबन 4 से 5 कदम वो खातून चली है और मेरी आंखों ने उसी वक्त देखा है कि उसी वक्त चलते चलते एकदम से वैसे उड़ी है और तकरीबन कोई 10-15 फुट ऊपर आसमान में गायब हो गई है। हैरत की बात थी, वो जो हेल्दी किस्म की थोड़ी सी मोटी सी खातून थी, बूढ़ी अम्मा सी थी 80 के करीब की, जैसे ही वो उतरी है और 4-5 कदम चली है तो अब वो स्लिम सी नज़र आ रही थी, वो मोटी नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल बारीक सी स्लिम सी एक थी। अभी भी अब शक्ल मैंने उसकी नहीं देखी, मुंह उसका पल्ली तरफ था, लेकिन अब उसका जिस्म चौड़ा नहीं रहा था, पतला सा जैसे लड़की का किसी का जिस्म होता है, ऐसे स्मार्ट सा उसका जिस्म हो गया था। और उसके बाद सीधी वो ऊपर उड़ी है, तेज़ी के साथ ऊपर उड़ी है और उसके बाद फ़ज़ा में 15 फुट 16 फुट पे गायब हो गई है। कहते फ़ौरन ही मैंने गाड़ी जो मेरी स्टार्ट थी, अभी मैंने बंद नहीं की थी, उसने दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा बंद नहीं किया था, उसने दरवाज़ा खोला और उठ के चल पड़ी थी। और मैं भी इस इंतज़ार में था कि कुछ दूर चली जाए, उसके बाद मैं गाड़ी को भगाऊंगा। और जब वो ऊपर गायब होगी तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मैंने गाड़ी दौड़ा दी। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर में तो चला गया तो लेकिन मुझे शदीद ठंड लग रही थी, खौफ से मेरा इतना बुरा आलम था। जब मैं सुबह उठा, मुझे रात सारी नींद ना आई और जब घर वाले जागे, मुझे हाथ लगाया तो मैं बुखार में तप रहा था।
ये उसके जादू था, उसका सहर था, उसका खौफ था या क्या था मुझे नहीं पता। मैं शदीद बुखार में चला गया और 3 दिन तक मुझे बुखार रहा शदीद किस्म का। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल हुआ। मैंने अपने घर वालों को ये कैफियत बता दी थी और मेरे घर वाले फिर पढ़ाई करते, कुरान मजीद पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर दम करते रहे। डॉक्टर का भी इलाज मैं करता रहा और 3 दिन के बाद मेरा बुखार उतर गया। उसके बाद ज़िंदगी में कभी मैं दोबारा उन रास्तों से गुजरा, लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि रात के, दिन के टाइम में किसी की भी मदद कर सकता था, लिफ्ट दे सकता था। रात के बाद मैं कभी भी, चाहे मर्द या औरत, कोई मुझे हाथ भी करता, रोकता, तो मैं गाड़ी दौड़ा देता था। उस तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि मैंने सुन रखा था, मेरा यकीन तो था इन बातों पे, लेकिन मैं ज़रा डरता नहीं था। मैं कहता था वो मैं बस हो जाता है, पता नहीं ये है, लोग मैं डर जाते हैं। मैं कायल हूँ जिन्नात का, भूत का, लेकिन मेरा ये कहता था लोगों का वहम होता है यार, लोग वैसे भी डर जाते हैं। लेकिन वो वहम नहीं था। उस औरत का गर्दन तेज़ी के साथ मैंने घूमते हुए देखी थी, तो मैं समझ गया था वो औरत नहीं, वो कोई चुड़ैल थी। तो ये थी आज की कहानियाँ जो मुझे भेजी गई और मैंने आपको सुना दी। तो आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह उनको भी मैं आप कैमरा स्टोरी में शामिल करूँगा। भेजने का सिंपल सा तरीका है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप स्टोरी लिख के भेजिए, या फिर आप वॉइस मैसेज, लंबा हो, एक ही मैसेज हो, कोशिश कीजिए 2-3 मैसेज ना हो, या छोटे छोटे लोग कुछ कर देते हैं 1.5 मिनट का, 1 मिनट का, नहीं, एक ही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए या फिर लिख के भेजिए। और अगर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवाएंगे तो उसको आपने डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और आप वॉइस मैसेज करें या कहानी को लिखें, एंड में लाजमी एक लफ्ज़ स्टोरी या कहानी, आपने कहानी के आखिर में लाजमी मुझे व्हाट्सएप पे लिखना है। स्टोरी लिख दें या कहानी लिख दें, लाजमी आप आखिर में लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और कहानी के शुरू में ही आप बता दें आपका नाम रियल बताना है या नहीं बताना, और बाकी जो किरदार हैं वो रियल बताने हैं या फर्जी बताने हैं। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92 313 665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 665500। और पाकिस्तान से हैं जो डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे, पाकिस्तान का कोड 0313665500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।